तो ये तस्याशीति अध्याय है। तस्याशीति अध्याय में सबसे पहले कहा जा रहा है, अध्याय की भूमिका बनाई जा रही है कि हमने ठीक ठीक तरीके से खाया तो, लेकिन हमें बीमारी फिर भी जो है पकड़ी रही। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि आपने इन ऋतुचर्या का पालन नहीं किया। मतलब आपने खाया पिया तो अच्छे से, जो बताया गया था मात्रा शीर्षात, मात्रा पूर्वक आहार विहार किया, लेकिन ऋतु का आपने अनदेखी कर दी तो आपको बीमारी हो गई, फिर भी हुई। तो ऋतु का पालन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऋतुचर्या का पालन। अन्यथा हमें 50 बीमारी, टोटल बीमारियां होती हैं वात पित्त कफ से, नानात्मज विकार जो होती हैं 80 जो होती हैं वात की होती हैं, पित्त की 40 और कफ की 20। अगर हमने ऋतुचर्या का पालन नहीं किया तो हमें ये सब होने की संभावना हो जाएंगी। तो इसमें आ रहा है, संबंध आ रहा है कि उत्तरायण जैसे इह खलु संवत्सरम षडंग ऋतु विभागेन विद्यात् तत्रादित्यस्योदगयनम आदानम च त्रीन ऋतून शिशिरादीन ग्रीष्मांतात् व्यवसेत् वर्षादीन पुनर्हेमंतांत दक्षिणायनम विसर्ग। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, दक्षिणायन और उत्तरायण के बारे में बताया जा रहा है। तो दक्षिणायन को विसर्ग काल दक्षिणायन को कहा जा रहा है। दक्षिणायन में हमारी ऊर्जा प्रबल होती है। अभी जैसे कि दक्षिणायन स्टार्ट हो चुका है, वर्षा ऋतु से स्टार्ट हो जाता है। वर्षा शरद हेमंत जो हैं, ये तीनों ऋतुएं दक्षिणायन में होती हैं। इसमें जो है हमारी एनर्जी बढ़ती है। सूर्य की एनर्जी जो है, क्योंकि वो दक्षिणायन में शिफ्ट होता है, तो वो उसकी एनर्जी घटती है, हमारी बढ़ती है। और चंद्रमा की प्रबलता भी बढ़ती है, सूर्य की प्रबलता घटती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। और ग्रीष्म यही आदान काल में, तो आदान काल में शिशिर वसंत ग्रीष्म का सिस्टम चलता है। इसमें क्या है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण में शिफ्ट हो रहा है, शिशिर से वसंत में और गर्मी, ग्रीष्म में और गर्मी होती है। तो जो सूर्य है वो उत्तरायण में शिफ्ट हो रहा है और अपनी जो है प्रबलता को और बढ़ा रहा है। चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा जैसे ही कमज़ोर होता है हम भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है कफ का एक स्वरूप है। कफ दोष का जो लोक में प्रचलित स्वरूप है वो चंद्रमा है। तो इसके बाद आ रहा है, कुछ आचार्यों ने अलग अलग जगह पे 2 ऋतुएं मानी है, 3 ऋतुएं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ये जो है जियोग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी ऋतु पाई जाएगी। जैसे कि इंग्लैंड या फिर यूरोप वगैरह देशों में शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु का प्रकोप ज़्यादा होता है और गर्मी कम पड़ती है। तो अलग अलग विभाग होता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और उनका हमें पालन करना चाहिए। अब इसमें सुश्रुत वाले वही बातें, तप तपस्य मधुमाधव शुचि शुक्रव, इसमें अंडरलाइंड वर्ड है, मंथ के नाम है, सुश्रुत के द्वारा याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब जो विंध्य के दक्षिणी क्षेत्र में है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, वो प्रावृट ऋतु, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होती है और वहाँ ठंडी कम पड़ती है, तो शिशिर ऋतु को हटाकर वो प्रावृट ऋतु वर्षा का जो प्रारंभिक काल है उसको माना जाता है। अब ये बता रहे हैं उत्तरायण पृथ्वी के सौम्य अंश, जो उत्तरायण है वो जो है सौम्य अंश को सोखने लगता है। प्राणियों के, हमारे जो भी प्रकृति में जो भी हैं, एवरी एनिमल एवरी क्रिएचर
जो भी हैं हमारे संसार में, उनका एनर्जी को उत्तरायण काल धीरे धीरे खींचता है और दक्षिणायन काल एनर्जी को देता है धीरे धीरे। तो ये ऐसा सिस्टम हर साल, प्रत्येक साल होता रहता है और हमें इसका अनुपालन करना ही चाहिए। अगर अनुपालन नहीं करेंगे तो हमें भयंकर बीमारियां होंगी। जैसे अगर वात वृद्धि का काल चल रहा है और आपने वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन कर लिया तो आपको इतना भयंकर आपको वात विकार होंगे कि उसकी चिकित्सा जो है करना किसी भी वैद्य के लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी वैज्ञानिक के लिए असंभव कार्य हो जाएगा। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हेतु आपको इन नियमों का पालन और इन नियमों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। अब विसर्ग काल का विवरण दे रहे हैं। देखिए, विसर्ग काल में जो हवा है, वायु है, वो अत्यंत रुक्ष नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें सौम्य अंश बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे सौम्य अंश बढ़ता हुआ होता है। तो उसकी जो है अतिरुक्ष नहीं होती, लेकिन आदान काल में यही अतिरुक्ष हो जाती है। देखते होंगे गर्मी के मौसम में पूरी की पूरी वायु जो है अतिरुक्ष कंडीशन में, और ये सब जो है पूरी तरह हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा से निर्धारित होता है। इसको आप जानते हैं सब कुछ, जियोसेंट्रिक पोल का क्या टिल्ट हो जाती है, इसके बारे में आप नेट पे देखिए कि हाउ दिस हैपेंस। दक्षिणायन एंड उत्तरायण के कॉन्सेप्ट को समझने का एक बार आप जरूर प्रयास कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो। ये मॉडर्न के कॉन्सेप्ट हैं। अब विसर्ग काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति, वर्षा, शरद, हेमंत इन ऋतुओं में क्रमशः जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, उस काल में स्वाभाविक मार्ग मेघ, वायु, वर्षा उसका तेज कम हो जाता है। चंद्रमा बली होता है। ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन बताया जा रहा है। इसको आप लोग एक बार स्टडी जब करेंगे तब आपको पूरी तरह जितनी मैंने बातें बताई हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कि ये एक देख लीजिए कि सूर्य का बल, चंद्रमा का बल, वायु की अतिरुक्षता रुक्षता की क्या डिफरेंस है। सूर्य उत्तरायण में होता है, सूर्य दक्षिणायन में होता है, आग्नेय होता है, सौम्य होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण में बहुत अंतर होता है। तो अभी अगर हमने पूछ रहे हैं, अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त में जो है वर्षा ऋतु का अंत होने ही वाला है, और अगस्त को सुश्रुत ने बोला है नभस्य। चार्ट के अकॉर्डिंग आप पूरी की पूरी डिटेलिंग उस केवल एक चार्ट से कर सकते हैं कि क्या सिस्टम है। तो आदान तथा विसर्ग में शारीरिक बल की स्थिति, विसर्ग के आरंभ तथा आदान काल के अंत में मनुष्य में दुर्बलता होती है। उस समय जो है दोनों का जो सम्मिश्रण हो रहा है, जैसे कि ग्रीष्म और वर्षा के बीच में जो काल जो है वो हमें मतलब बहुत ही दुर्बलतम होता है, वो स्थिति दुर्बलतम होती है। आदान और जो ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू का बता रहा है। शिशिर और हेमंत में 100% एनर्जी, बीच वाले में एकदम बीच ग्रीष्म और वर्षा में 10% एनर्जी, मतलब लोएस्ट। अब जीरो एनर्जी नहीं हो जाएगी, जीरो एनर्जी तभी होगी जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वसंत और शरद में 50-50, मतलब मध्यम। ये था एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये एक बात आ रही है कि अब आ रही है बात कि ऋतुचर्या पर। ऋतुचर्या जो है ऋतु के अकॉर्डिंग आचरण, ऋतु के साथ आचरण करना ही ऋतुचर्या कहलाती है। तो चरक आचार्य जी ने और वाघभट्ट जी ने हेमंत ऋतु को सबसे पहली ऋतु मानकर उसका विवरण दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पूछ देता है कि नागार्जुन ने सबसे पहले किसको बोला है, किस ऋतु को माना है। तो नागार्जुन ने वर्षा ऋतु को माना है,
और वहीं बात करें अगर ऋग्वेद की तो शरद इसका आंसर है कि सबसे पहली ऋतु शरद ऋतु की, मतलब ऋग्वेद में भी ऋतुचर्या का वर्णन मिलता है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय में हर चीज का वर्णन मिलता ही था और सुश्रुत ने शिशिर को माना है। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी को भी मान लो बात गोल गोल घूमने वाली हो तो कहीं से भी शुरू करो, बात वही होती है, लेकिन एक प्रश्न बना दिया जाता है इसको AIPGAT एग्जाम में। ऋतुचर्या, तो सबसे पहली ऋतुचर्या आ रही है हेमंत ऋतुचर्या। इसमें बता रहे हैं सीते सीता नीलस्पर्शो संस्पर्शो रुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंतो मात्रा द्रव्य गुरु वृक्षम। तो देखिए ये जो ऋतु है हेमंत ऋतु, ये सबसे पहले जनवरी और फरवरी में, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए क्या कंडीशन रहती है। जनवरी और फरवरी की कंडीशन को, इसमें जो है हवा में जो है रुक्ष वायु जो होती है वो रुक्ष और ठंडी वायु, ड्राई एंड कोल्ड, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी स्किन पे जो जब टच करता है संस्पर्शो, तो हमारे अंदर की जठराग्नि जो है अंदर ही रह जाती है और ये तीव्र अग्नि बन जाती है। और जैसे ही ये तीव्र अग्नि बनती है हमारे, एक सेकंड, हाँ, तो हमारे जो जैसे ये तीव्र अग्नि बनती है हमारे शरीर में बहुत अधिक अग्नि बढ़ने की वजह से हमारे भूख बढ़ जाती है, और जैसे ही भूख बढ़ती है हमें वैसा ही अन्नपान करना चाहिए। खाने में बहुत सारी चीज़ पौष्टिक अन्न बहुत ही जो है जो कि कफ के स्वभाव को बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे आहार विहार करने चाहिए जी, क्योंकि अग्नि को मंद करना है। स यदा न ईंधन युक्ता लभते देहजम तदा, मतलब कि अगर बढ़ी हुई अग्नि में आप ईंधन नहीं देंगे तो वो रस को ही अपना ईंधन बनाकर उसे ही भस्म कर देगी। रस जो है बता दूं कि पहली धातु है हमारी, और रस को ही अगर जला के भस्म कर देती है तो हमारी अगली धातु में का पोषण कौन करेगा। आपने केदारी कुल्या न्याय पढ़ा होगा, हर प्रकार के न्याय पढ़े होंगे, तो उस सभी न्यायों में रस की वृद्धि, रस का निर्माण सर्वप्रथम होता है। अगर रस ही नहीं बना तो रक्त कहाँ से बनेगा, और रक्त जो है हमारे अंदर जीवनीय शक्ति करता है। सभी धातुएं रस रक्त मांस में दस्थि मंजस शुक्र की वृद्धि होगी ही नहीं अगर रस का निर्माण नहीं हो। तो रसम हीनस्तयो वायु सीता सीते प्रकोप्यति, उनको जो है अग्नि जो है खत्म करके वायु को कुपित कर देता है। अग्नि शरीर में उत्पन्न प्रथम धातु को जला डालती है, अतः वायु को प्रकोप हो जाता है। कहीं भी धातु क्षय होगा, कोई भी धातु क्षय आप कराइए, उसमें आपका वायु प्रकोपित होना लाजमी है। ये इसको कहते हैं धातु क्षय जन्य वात विकार। तो वात विकार तो हो रहा है, लेकिन उसका कारण है धातु क्षय। तो रस मुच्छोषासु तस्मात् स्निग्धम सदा हितम, इसमें स्निग्ध पदार्थों का, क्योंकि जब भी अग्नि बढ़ती है तो अगर उसमें ढेर सारी अग्नि डालते हैं थोड़ा मंद करता है, वो धीरे धीरे जलने लगती है। अग्नि आप लोक में भी देखे होंगे, बहुत अधिक अग्नि जले उसमें ढेर सारा अगर आपने डाल दिया तो अग्नि मंद पड़ जाती है। तस्मात् तुषार समय, ये तुषार समय जो है इसी को तुषार काल जो है हेमंत ऋतु को चरक आचार्य ने कहा है। क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोल दिया जाता है कि तुषार काल में कैसा अन्नपान करना चाहिए। अब बच्चे जो हैं तुषार काल समझते ही नहीं हैं, तो तुषार काल में स्निग्ध पदार्थ मधुर जितने भी मतलब भारी पदार्थ हैं, ओदक मांस अनूप मांस, ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सब अपने से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। मांस प्रशह, भुना हुआ मांस खाना, मदिरा, इसमें जितने कठिन चीज़ें हैं ठंडी में, इसीलिए ठंडी में लोग जो है बहुत अधिक खाना पीना कर खाते हैं,
दही, मलाई, रबड़ी, छेना, गुड़, राब, वसा, तेल, नया चावल भी खा लेते हैं। जो नए नए चावल उगते हैं उस समय जनवरी में हमारे उसी समय खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो खिचड़ी के त्यौहार में इसको जो है उसमें घृत मिला के ढेर सारा हम लोग सेवन करते हैं और हमारी अग्नि को संतुष्ट करता है। तो तुषार काल इसमें याद रखना है। और भारी चीज़ें जैसे कि गोहो का मांस हो गया, गोधा जो होती है गोहो, ये बिलेसयान है। ये मतलब बिल में रहने वाला जो सबसे अच्छा पशु है वो है गोहो। गोहो को आप पकड़िए और उसको खाइए, लेकिन किस ऋतु में? हेमंत ऋतु में। जो मांसाहारी हैं वही खाएं, जो शाकाहारी है वो दही दही वगैरह खा लें। इसके बाद विहार बताया जा रहा है। अब इतना अच्छा मौसम है तो विहार जो है तैल मर्दन वाला तो होना ही चाहिए। तो हम लोग खिचड़ी में देखते ही होंगे आप लोग, हम लोग शरीर में तेल मालिश करके छतों पर बैठते हैं, आराम करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उस समय ऐसी आवश्यकता है, ऐसा चरक आचार्य ने बताया है। तैल का अभ्यंग, मर्दन, उत्सादन, उपटन भी लगाया जाता है। सिर पर तैल लगाते हैं क्योंकि उसी समय आपका धातु क्षयजन्य वात विकार हो सकता है। ये नॉर्मल वात वाला नहीं है, लेकिन धातु क्षयजन्य वात हो सकता है आपको। और इसमें जब रात हो जाती है तो आपको भूमि ग्रह मतलब तहखाने मतलब अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पे आपको अंडरग्राउंड पे जाके सुना चाहिए। गर्भ गृह जो है, जो गर्भगृह जो होती है, बहुत सारे घरों के बीच में घर बनता है, वो गर्म स्थान होता है, वो बाहरी हवाओं से अछूता रहता है। वहाँ पे आप जाइए, सोइए और बहुत सारे वस्त्रों को धारण करके सोइए क्योंकि मौसम जो है ठंडा है। उस समय जानते हैं कितने मौसम ठंडे होते हैं और जो है हम लोग बहुत अधिक कपड़े और धारण करते हैं। जेनताक स्वेदन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमंत ऋतुचर्या का विवरण है। ये 14वें अध्याय में जब स्वेद विधि अध्याय पढ़ाया जाएगा तो आपको बोला जाएगा जेनताक स्वेद बताओ क्या होता है। तो जेनताक स्वेद एक रूम की तरह मतलब कमरे की तरह होता है, उसके अंदर जाते हैं और पूरा का पूरा आपका स्वेदन हो जाता है। अब जो हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें वर्जनीय है, वर्जनीय अन्नपानानि वातलानि लघूनि च। तो ऐसे आहार विहार जो कि वातवर्धक हों, लघु अन्न, पान, प्रवात मतलब तीव्र वायु। अब इसमें एसी कूलर का मना किया गया है। आप लोग हेमंत ऋतु में जानते ही होंगे कूलर को हम लोग अंडरग्राउंड में फेंक दिया करते हैं। कूलर की कोई आवश्यकता नहीं होने की वजह से फेंक दिए जाते हैं। प्रवातम, प्रमित आहारम, इस सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चरक में लिखा हुआ है करना चाहिए इस बुक में, लेकिन नहीं करना चाहिए, ऐसा समझना है। अब आ रहा है शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतुचर्या, हेमंत के बाद शिशिर ऋतुचर्या के बारे में आ रहा है। तो हेमंत के बाद जो है शिशिर ऋतुचर्या, हेमंत शिशिरो तुल्यो। और हेमंत में शिशिर की जो है बहुत सारी अवधारणा। इसमें शिशिर ऋतु जो है नवंबर और दिसंबर की, मतलब शिशिर पहले पड़ती है और हेमंत जो है बाद में पड़ता है। लेकिन ऋतुचर्या के क्रम में इसको साथ में इसलिए बताया गया क्योंकि दोनों के जो है आहार विहार एक ही है, बस इसके जो है वर्ज्य आहार में अंतर है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। निवातम उष्णम त्वधिकम शिशिरे गृह आश्रित, मतलब गृह में रहना चाहिए, वैसा ही है हेमंत शिशिर तुल्यो, इससे समझ लो। और अगर आहार विहार दे दिया है और लग रहा है कि शिशिर का है कि हेमंत का है तो टिक हमेशा सिर पे मारना है। ऐसा इसलिए क्योंकि
हेमंत में, अरे जो है कि हेमंत में ही दिया हुआ है तो हेमंत में ही मारना है टिक, शिशिर में नहीं मारना, क्योंकि शिशिर में दिया ही नहीं है। तो वर्ज आहार है शिशिर का, कटु तिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी च, वर्जयेद अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। शिशिर ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस का सेवन मना किया गया है, ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब वसंत ऋतुचर्या बताया जा रहा है। वसंते निश्चितः श्लेष्मा, वसंत में जो निश्चित मतलब संचित हुआ श्लेष्मा है वो दिन कृत्वा भिरिता कायाग्नि बाधते, वो जो है सूर्य के प्रकाश से पिघल जाता है। जो संचित हुआ कफ था वो पिघल गया और अब जो है पिघला हुआ कफ कायाग्नि को बाधक कर रहा है, और उसी की वजह से रोगांशता प्रकुरुते बहून, उसकी वजह से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तस्माद् द्वसान्ते कर्माणि वमनादीनि कारयेत्, और वसंत ऋतु में वमन का विवरण दिया गया है। वमन आदि पंचकर्मों का विवरण, मतलब वमन का प्रयोग वसंत में करना चाहिए, क्योंकि कफ जो है गल रहा है, कफ प्रकुपित हो गया है। अब इसके बाद आ रहा है वसंत ऋतु में त्याज्य आहार विहार। तो वसंत ऋतु